लास्ट हमने अटेम्प्ट किया था वो बैकवर्ड जाएंगे। तो आज जून 20 पे हम लोग काम करेंगे। चले पहला, in 2016 20 billion barrels of oil and 1.6 billion barrels of natural gas were discovered in Texas. Which factor of production has increased in the US due to this discovery? अच्छा भाई एक बात जरा गौर, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर अपना रिवर आता है, सी आता है, जमीन, कोल माइन, माइन वगैरह आती हैं, ये सब की सब होती है लैंड का पार्ट। ये सारा जो होता है ये लैंड का पार्ट होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो पहले वाले का ठीक हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज सब लैंड के अंदर आते हैं। दूसरे पे आ जाए। The diagram shows the production possibility curve. Which of these points shows the largest possible output for product Y currently achievable? अच्छा देखें, पॉइंट ए और पॉइंट डी ये तो दोनों अपने जो है वो पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल है, यानी कि ये अनअटेनेबल पॉइंट सही है। अच्छा जो पॉइंट डी है ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है जो कि हमारे पास इनएफिशिएंसी, वेस्टेज, ये सारी चीजें बता रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा होता है। तो बच्चा अपने पास पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब ये देखें दोनों में से कौन सा पॉइंट वाई के करीब है। पॉइंट बी वाई के करीब है, तो बी जो है वो अपना आंसर बन जाएगा। थर्ड पे आ जाए। थर्ड आपको बोलता है स्टूडेंट डिसाइड्स टू टेक अप अ 2 year apprenticeship. A student decides to take up a 2 year apprenticeship for which she will earn 10,000 per year. एक साल का 10,000। After that she expects to earn 25,000 per year. अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना ये इररेलेवेंट है। ये बात की कहानी बता रहा है कि यार एक साल बाद जब आपको 2 साल बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप अपने कमाना शुरू कर दोगे, अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है, इररेलेवेंट है। अच्छा उसने बोला कि भाई या तो अप्रेंटिसशिप करके वो 10,000 पर ईयर कमा ले, या फिर she could take an unskilled job which pays 16,000 per year instead of apprentice apprenticeship। सही है, 16,000 per year apprenticeship के बजाय वो कमा सकती है। अब बात सुनिएगा, what is the opportunity cost in the 2 years of completing apprenticeship? बोलता है कि भाई अगर तो वो अप्रेंटिसशिप उठा लेता है 10,000 रुपए पर ईयर के ऊपर, उसने क्या बोला आपको 2 year के ऊपर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास 2 साल का आ जाएगा 20,000। सही है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलते हैं कि यार अगर वो अनस्किल्ड जॉब उठा ले तो वो वहां पर 16,000 पर ईयर कमा सकती है। तो 2 साल का कितना हो गया, 32,000। अब उसने बोला कि भाई वो अप्रेंटिसशिप के ऊपर काम करने जा रही है, तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यानी कि वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रही है, जबकि अगर वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती तो 32,000 कमा सकती थी। तो 32,000 माइनस 20,000, इसको कितने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ गई, 12,000 की। तो आंसर आपके पास क्लियर है। फोर्थ पे जा रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्वेश्चंस इन वेरियस सिचुएशंस, व्हिच एरिया ऑफ इकोनॉमिक स्टडी डज इट नॉट इंक्लूड। अच्छा पहला ऑप्शन पढ़े, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा मैंने एक बात जरा गौर से, दो चीजें होती हैं, एक होती है माइक्रो, एक होती है माइक्रो। के अंदर हम लोग इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं कि यार एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या काम चल रहा है, और मैक्रो के अंदर हम लोग पूरी इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे होते हैं। सही है। अब ये जरा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, तो एक बात सुनना, इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो, यानी कि फर्म जो है वो भी इंडिविजुअल। सही है। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो का पार्ट है। वेजेस फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन पर हर लेबर अपने हिसाब से बेच रहा था, तो वो भी माइक्रो का पार्ट है। लेकिन क्या चीज माइक्रो का पार्ट नहीं है, पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैक्रो का पार्ट है, माइक्रो का पार्ट नहीं है। तो भाई क्या चीज ऐसी है जो माइक्रो का पार्ट नहीं है। सही है। फिफ्थ पे आ जाए, व्हाट इज द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। आपको मार्केट फेलियर का चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, और एक चीज आपने पढ़ी होगी मोनोपोली जो होती है वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि उनकी पीढ़ी मोनोपोली क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, लेस देन वन। तो जब उसकी इन इलास्टिक पीढ़ी है
तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो हमेशा अपनी प्राइस को बढ़ाएगा। प्राइस ज्यादा से बढ़ाएगा, क्वांटिटी खाली कम से कम होगी और उसका टोटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये गेम हो रहा होता है मोनोपोली के अंदर, वो एक्सप्लॉइट करता है बाकी कंज्यूमर्स। बाकी सारे पॉइंट जो है वो रेलेवेंट है किसी काम के लिए। मैनी फ्रंट पे खाने के लिए दुकान से ना चलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर फर्म का एम होता है। अब वो सही तरीके से कमाए, गलत तरीके से कमाए, वो उसके ऊपर है। स्पेशलाइजेशन हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा होता है। 6 पे आ जाए। 6 बोलता है the diagram shows the supply curve for an individual grower of tomatoes and for the total market supply of tomatoes। सही है, बोलता है कि एक इंडिविजुअल है और एक टोटल है। सही। अब वो आगे बोलता है what explains the similarity of the two curves। यहाँ पर दोनों में अपने पास प्राइस पर केजी है, यहाँ पर क्वांटिटी पर, यहाँ पर टन के अंदर क्वांटिटी है, यहाँ पे किलोग्राम में क्वांटिटी। अब जरा बात ये पहले वाले को छोड़ दो। बी बोलता है एट द लोअर प्राइसेस ईच ग्रोवर सप्लाइज मोर टोमेटोज। भाई जान, अगर सप्लाई क्या बोलती है, सप्लाई बोलती है कि भाई प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। यहाँ पर तो ऑपोजिट केस लिखा है, बोलता है भाई लोअर प्राइस के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी को देगा, तो बी तो नहीं होता। सी पे आए तो प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट इज द सेम फॉर ऑल ग्रोवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। बेटा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अपने पास यहाँ पर रेवेन्यू गिवन है लेकिन कॉस्ट नहीं गिवन, तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से निकालूंगा, ठीक नहीं होगा। सप्लाई इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय प्राइस, नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय प्राइस। गलत बात बोल रहा है भाई। देखो प्राइस की वजह से सप्लाई हमेशा इन्फ्लुएंस होती है, अदर फैक्टर की वजह से भी होती है, लेकिन प्राइस की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए as cost rise, growers needs to get a higher price to increase output। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर्व्स, दोनों कर्व्स के अंदर ये देखिए मेरा कर्व ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना आउटपुट बढ़ा रहा हूँ। जब मैं अपना आउटपुट बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर अप करने के लिए मुझे अपनी प्राइस भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यही तो लिखा हुआ है एज कॉस्ट राइज ग्रोवर्स नीड टू गेट अ हायर प्राइस टू इंक्रीज देयर आउटपुट, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, वो नुकसान में ना जाए। ये सेवन, सेवन क्या बोलता है, सेवन तो बच्चों वाला है, बहुत आसान है। बोलता है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो। बेट की फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्राइस। क्वांटिटी डिमांड आपके पास दी हुई है 4%, प्राइस आपके पास दी हुई है 5%, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.87 का। Saudi Arabia specializes in oil extraction and refining. The capital-intensive industry with highly skilled labor. What might be a disadvantage of this specialization? बोलता है कि भाई सिर्फ oil extract करते हैं, उसको refine करते हैं, capital intensive country है, sorry industry है, और skilled labor है बहुत ज्यादा। What is the disadvantage of specialization? अब सुनिएगा। पहला, oil companies have increased training costs as each worker needs many different skill sets। Specialization का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक बंदा कोई एक ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है और उसको उसके अंदर वो मास्टर है। फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिक, मैकेनिक को मैं ये बोल सकता हूँ कि वो गाड़ियों का डॉक्टर है, लेकिन मैं मैकेनिक को ये तो नहीं बोल सकता कि भाई तू इंसानों का भी डॉक्टर बन। एक मैकेनिक है जिसको काम सिर्फ गाड़ियां ठीक करना है, तो वो दूसरा काम थोड़ी भी कर सकता है, वो मोची नहीं बन सकता, वो हेयर ड्रेसर नहीं बन सकता। स्पेशलाइज है ना, इधर लिखा हुआ है मैनी डिफरेंट स्किल्स, जबकि उसको सिर्फ एक स्किल चाहिए, ये नहीं होगा। नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑयल कंपनीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। ऑयल कंपनीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव इकोनॉमी। अच्छा सुनिएगा, देखिए ऑयल कंपनीज बड़ी कंपनी है। आप लोग जब आप लोगों के पास बिजनेस है तो आप लोग को पता होगा कि एक बंदा लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहा होता है, बड़े बिजनेस के ऊपर काम कर रहा होता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसा एडवांटेज है जो हमेशा अचीव होता है। फॉर एग्जाम्पल बल्क बाइंग डिस्काउंट, लो इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस मिल जाना, ये सब चीजें उसको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इट्स डिफिकल्ट। यार आप कोई बल्ब थोड़ी बना रहे हो, आप तेल को निकाल के रिफाइन करते हो, ऑयल कंपनी तो नहीं हो गए ना, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल तो आपको मिलनी चाहिए लाजमी। सी रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज अ नैरो रेंज ऑफ गुड्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। देखें ने बोला कि भाई रिसोर्स एलोकेशन जो है वो क्या कि हम लोग जो है वो
डाइवर्सिफाई कर दें, या फिर इसने ये बोला कि नैरो रेंज ऑफ गुड्स। देखिए नैरो रेंज ऑफ गुड्स के अंदर हम लोग जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑयल को जब मैं रिफाइन करता हूँ तो उसके अंदर से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो जब मेरे पास यहाँ पे नैरो रेंज ऑफ गुड्स नहीं है, मेरे पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स है, बहुत सारी चीजें उससे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इवन वर्कर्स में फेस अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। भाई अगर मैंने कल किसी लेबर को ऑयल रिफाइनरी से निकाल दिया, मैंने अपनी कंपनी से उसको निकाल डाला, अब उसको जब आता ही तेल निकालना है, तेल निकालना आता है, तो बिजनेस में क्या जाके करेगा? तो वो काम ही नहीं आता हो, उसको पता ही नहीं होगा, वो स्पेशलाइज्ड स्किल सेट के अंदर है। जब मैं उसको वही वाली बात है, अगर मैं मैकेनिक को बोलूँ भाई तू बाल काट, तो वो बाल किस तरह काटेगा? बात स्पेशलाइज्ड थोड़ी है। ये वाली बात यहाँ पर मैच हो जाती है। नाइन्थ में आ जाए, व्हाट वुड मोस्ट लाइकली कॉज अ पर्सन टू इंक्रीज देयर सेविंग। सबसे पहला बोला भाई कि अ डिसीजन टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। भाई आप अपने बुढ़ापे का सोचोगे तभी तो जाके आप सेव करना शुरू करोगे ना। ये पे आ जाए, अब यहाँ पर पाकिस्तान में तो चले जो बुजुर्ग हैं घरों में रहते हैं, लेकिन बात तो लोगों को निकाल देते हैं अपने घर से, तो अपना रिटायरमेंट का खुद सोचना। ठीक है, अब और इनकम, भाई इनकम कम होगी तो आप सेव क्यों करोगे यार? आपकी तो पहले से ही हालत टाइट हुई है, या फिर आप सेव भी करोगे? अब फॉल इन इंटरेस्ट रेट, आप बैंक में जाके रखवाओगे आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ही कम हो गया तो आपको सेविंग में पैसा भी कम मिलेगा। और रिडक्शन इन टैक्स फ्री सेविंग स्कीम्स, भाई स्कीम्स मैंने कम कर दी हैं, पहले के मुकाबले में मैंने टैक्स फ्री स्कीम बहुत कम कर दी है, तो लोगों को चांस नहीं मिलेगा सेव करने का। तो बुढ़ों को जब अपना सोचना है बुढ़ापे में, तो रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। हेल्थ पे आए। अच्छा, the graph shows women's wages as a percentage of men's wages in year 1 and year 2. Which statement is shown by the graph to be true? अब बात बोलता है यंगर वुमेन अर्न मोर देन ओल्डर वुमेन। बोलता है कि भाई दोनों में से क्या स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट चारों में से यंगर वुमेन जो है वो ओल्ड से ज्यादा कमा रही है। आप जरा मेरी एक बात सुना, ये अपना, ये रही यंगर वुमेन एक तरीके से देखा जाए, ये रही ओल्डर वुमेन। स्टेटमेंट टू तो नहीं है, और बताता हूँ। ये रही यंगर वुमेन, ये रही ओल्डर वुमेन। स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो, और भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं होगा। ये रही कंपैरेटिवली यंगर वुमेन, ये रही ओल्डर वुमेन। आपके पास ये चीज मैच नहीं हो रही, तो ए नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, वुमेन्स वेजेस रिमेन अबाउट द सेम बिटवीन एज 40 टू 50। इन दो एजेस के बीच में बोलता है कि यार सेम रही है वेज, जबकि वेज कभी गिर रही है कभी वेज बढ़ रही है, तो ये भी नहीं होगा। इन ईयर टू, यानी कि इस वाले कर्व की वो बात कर रहा है, ऑल वुमेन वर अर्निंग मोर देन मेन। देखिए हम लोग उसको जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मर्दों का ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ औरतों का ग्राफ है, तो कंपेयर किस तरह करेंगे? बचा क्या? इन ईयर टू वुमेन आर अर्निंग अ हायर परसेंटेज ऑफ मेंस वेज देन ईयर वन। देखिए ना गैप आ गया, कर्व ने ऊपर की तरफ शिफ्ट मारा है ईयर वन और ईयर टू के, यानी कि पहले अगर वुमेन कम कमा रही है ज्यादा कमा रही है। सही। 11, people's income decreases, how is the proportion spent on food and leisure likely to be change, likely to change? भाई साहब हमारी इनकम गिर गई है, या तो मैं शुगर मेले में पैसा उड़ाऊंगा इसी मजाक में, या तो मैं खाने पीने में पैसा उड़ाऊंगा। अब देखिएगा, जब लोगों की इनकम कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा, जब इनकम कम होती है वो नेसेसिटी की तरफ जाती है। सही है। अब फूड क्या है? नेसेसिटी। जबकि ये लेजर मेरे पास मेरी क्या है? लग्जरी। तो लोग नेसेसिटी को बढ़ाते हैं और लग्जरी को कम करते हैं। अब सुनिएगा, मुझे क्या करना है? इनकम मेरी कम हुई है तो मुझे नेसेसिटी को बढ़ाना है, और जो मस्ती मजाक है उसको कम करना है। कहाँ पर हो रहा है? ये फूड यहाँ पे पड़ रहा है और लेजर यहाँ पे कम हो रहा है। तो वेल, the table shows total fixed cost, total variable cost, different levels of output for a firm. What happens as output price? अच्छा, देखो पहली बात, वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। फिक्स्ड कॉस्ट अपनी हमेशा फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरा रेंट है 10,000 रुपया, मैं कुछ भी मैं काम करूँ ना करूँ 10,000 रुपया महीने का। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे सब एवरेज बात हो रही है। देखो एवरेज क्या आ रही है यहाँ पे? 10,
वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब इस तरीके से कम होती है। अच्छा अगर आसान लफ्जों में बात करें, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 1000, सही है। मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी 100, सही है। अब सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 1000, मैंने कहा कि मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ, तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गई 10, सही है। अब आओ, मैंने कहा कि भाई मैं 1000 यूनिट बना रहा हूँ, मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी 1। तो जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, मेरी फिक्स कॉस्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है कम। यहाँ पर कौन सा वाला है ये 12 का। बाकी भी देख ले, एवरेज फिक्स कॉस्ट राइजेस, ऐसा तो नहीं होता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट पर यूनिट होती है, वो डिस्काउंट मिलते हैं, कुछ ना कुछ मामला होते हैं, ऊपर नीचे होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेस नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सारा होता है वो हम लोग यहीं से आपको बस टेबल के बिना यहीं से करके देखना पड़ेगा, कम हो रही होगी, सही है। 13 पे आ, the following information refers to a firm producing shoes. At which level of output does the firm maximize profit? सुनिएगा भाई, पहले वाले पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये अपना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 300 का, यहाँ पे अपना प्रॉफिट आ रहा है 400 का, यहाँ पे आ रहा है 200 का, और इधर आ रहा है 200 का। सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, तो 14 पे आ जाओ। Which statement proves there has been an increased productivity for a factory manufacturers? 14th, सही है भाई। बोलते हैं कि भाई ऐसी क्या पॉइंट है चारों में से जिससे हमें प्रूव होता है कि यार फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। प्रोडक्टिविटी के अंदर हम लोग प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो पर लेबर हमारा बंदा कितना बना रहा है उसकी बात कर रहे हो। सबसे पहला लिखा हुआ है 10% मोर वर्कर्स रिजल्ट इन 10% इन फैक्टर्स प्रोड्यूस ईच। ये तो वही बात हो गई बेटा कि मेरे पास 10 वर्कर थे, वो दिन के 10 यूनिट बनाते थे, टोटल कितने हो गए 100। मैंने एक और वर्कर हायर किया, उसने भी 10% जो है वो क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने एक और वर्कर हायर किया, उसने भी 10 यूनिट बनाए, तो अब टोटल कितने हो गए 110। यानी कि मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। ये कोई इलॉजिकल सी बात है, बोलते हैं कि भाई जितने से मेरा लेबर मैंने बढ़ाया उतने से मेरा आउटपुट बढ़ा। ये कोई प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी तो ये होती है कि भाई आपके एग्जिस्टिंग वर्कर कितना माल बढ़ा के दे रहे हैं आप, सही है। तो आप एक वर्कर आप आगे से हायर करोगे तो कॉस्ट भी तो दोगे, वेजेस दोगे, समझ में आई बात। अब सुनिएगा आगे, बी को छोड़ दो। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज मोर वर्कर्स आर हायर्ड, फिर से वही वाली बात भाई, आपको एक्सिस्टिंग वर्कर कितना बना के दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का तो ये मतलब होता है, सही है। और कितना वो बढ़ा के दे सकते हैं, इंप्रूव करने का मतलब कि स्टार्टिंग अ नाइट शिफ्ट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ 10 ट्रैक्टर्स अ डे। अच्छा भाई, और बी पढ़ो, आउटपुट पर वर्कर इंक्रीजेस फ्रॉम 3 ट्रैक्टर्स टू 4 ट्रैक्टर्स पर मंथ। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो डी वाला जो है ना, हम लोग इससे ले रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम उससे काम करवा रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पे भी देनी पड़ेगी, ओवर टाइम तो हम लोग बोलते हैं, सही, ओवर टाइम। तो अपनी कॉस्ट तो बढ़ गई ना, मैं तो कॉस्ट बढ़ाए बिना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। यहाँ पर अपना वर्कर जो है वो अच्छा काम करना शुरू हो गया, गलतियों से सीख रहा है, उसने काम बढ़ाना शुरू कर दिया, 3 के बजाय अब 4 ट्रैक्टर बना रहा है, सही। 15, व्हेन डू इकोनॉमीज ऑफ स्केल टेक प्लेस। अच्छा बेटा बात सुना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने पास क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो मेन होते हैं, एंटरप्राइज होता है उसको कंबाइन करते हैं। मैं इसी के बात कर रहा हूँ भाई। देखो इस तरह बिजनेस ग्रो होता रहता है, इस तरीके से बिजनेस ग्रो होता रहता है, तो उसके लिए आसान क्या करना होता है। जैसे कि मैं एप्पल की बात करूँ, एप्पल अब जब चाहे जमीन किराए पे ले सकता है, अब क्योंकि वो लॉन्ग रन के फेज में है, बहुत ग्रो कर सकता है। ये बोल सकता हूँ कि लैंड जो है वो एप्पल के लिए वेरिएबल है, सही। लेबर जब चाहे लेबर को ला सकता है, जब चाहे लेबर को निकाल सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लेबर भी उसके लिए लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, वेरिएबल होगा, लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल। अब कैपिटल, भाई एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मालिक जब बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए, बैंक तो कभी भी लोन दे देगा, कभी मना नहीं करेगा, तो वो जब भी चाहे कैपिटल ले सकता है, इन्वेस्टमेंट लोन ले सकता है, कभी भी चाहे लोन नहीं ले सकता। तो ये भी अपने पास क्या होगा, वेरिएबल। अच्छा अगर मैं इसको शॉर्ट रन में ले जाऊँ, जब एप्पल नया नया गोदाम में खुला था,
तब उसके लिए उसके पास लैंड जो थी, लैंड क्या थी, फिक्स, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। लेबर लेबर वेरिएबल था। वजह क्या है कि भाई एक बंदा है, दो बंदा शॉर्ट रन के अंदर। लेकिन कैपिटल भी, क्योंकि बैंकों को पता नहीं था एप्पल कौन है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो कैपिटल भी उसके पास फिक्स था, तो कोई बंदा पैसा अपना डुबा नहीं जा रहा था। अब जब मैं लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे एसओपीज क्या है, वेरिएबल। व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमेशा कब अचीव होती है, लॉन्ग रन के अंदर। सही है। 16, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जो खर्चे किए गए हैं, भाई देखें अब आ जाए, एक को छोड़ दें। गवर्नमेंट बोरोइंग बाय डिफेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट, तो ये तीनों के गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सिवाय इसके तीन आंसर अपने पास। 17, व्हाट इज द बजट डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस। अच्छा भाई एक बात देखें, बजट का मतलब क्या होता है, बजट जो गवर्नमेंट को मिल रहा होता है, बजट का मतलब होता है टैक्स रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है, ये होता है अपने पास बजट। अब इसमें से पढ़ते हैं भाई क्या है बजट डिस्क्राइब, क्या होता है, बैलेंस बोल रहा है भाई। सुनिएगा, व्हेन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल, बजट के अंदर दो चीजें आती हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टैक्स नहीं आता, दो चीजें आती है, स्पेंडिंग और टैक्स दोनों। तो ये तो नहीं होगा। व्हेन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इक्वल, इसका कोई काम ही नहीं होता इसके अंदर। डी पे आए, व्हेन द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आर इक्वल, का भी कोई काम अपने पास नहीं है। सिर्फ क्या है, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी कि टैक्स रेवेन्यू आर इक्वल। 19 पे आ जाओ, अ गवर्नमेंट इंक्रीज रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फर्म व्हिच टैक्स क्रेडिट इंक्रीज, यानी कि उसने बोला कि मैंने फर्म के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। सही है, तो कौन सा टैक्स मैंने बढ़ाया होगा, इनहेरिटेंस टैक्स लगता है लोगों के ऊपर जब वो प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो प्रोड्यूसर फंड का मुकाबला। सी पे आए, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स दोनों किसके ऊपर लगते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है तो वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं जाता। प्रॉफिट टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर के प्रॉफिट पे लग रहा होता है, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, तो उसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का। Why are governments responsible for the defense of the country? बेटा पहले तो एक बात ये सुनना कि डिफेंस जो है या आर्मी वगैरह ये अपने पास क्या है, पब्लिक गुड। ये पब्लिक गुड क्यों है, पब्लिक गुड के अंदर कुछ तीन चीजें होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल एंड नॉन राइवलरस। सही है, ये तीन चीजें होती हैं। अब जब मैं नॉन एक्सक्लूडेबल की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक पक्का आता है, क्या होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। और ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा दोस्त टैक्स पेयर नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब मैं बैठ के तो स्टूडेंट चालू हो जाएगी, हो जाएगा तो बंद हो जाएगी। ये होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम, यानी कि लोग पैसा नहीं पे करते, तभी प्राइवेट इंडिविजुअल कभी पब्लिक गुड की तरफ पंगा नहीं लेता, कभी अपना हाथ नहीं डालता, उसको पता है पैसा ही नहीं मिलेगा। अब सुनिए, बोलता है कि भाई गवर्नमेंट ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। पहला, इट इज इम्पॉसिबल टू चार्ज फॉर द प्राइस ऑफ डिफेंस, पहली बात है, फ्री राइडर की वजह से चार्ज करना मुश्किल है भाई। डिफेंस तो सबके लिए है ना, कॉन्टैक्ट दे रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, हम लोग किस तरीके से चार्ज करेंगे हर बंदे, 20 भी पढ़ लेते हैं। इट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल सिटीजन फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू द वेपन, भाई वेपनरी के हिसाब से उसने बोला कि भाई सिटीजन को वेपन्स के ऊपर जो है वो एक्सेस नहीं मिलेगा। पागलों वाली बात कर रहा है, हर बंदे के पास कोई ना कोई होता है। ओनली गवर्नमेंट कैन मैन्युफैक्चर वेपन्स, भाई प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, आ रहे होते हैं, बाहर से इम्पोर्ट करवा लें। प्रोवाइडिंग डिफेंस इज वेरी एक्सपेंसिव, अरे मलिक रियाज पूरी सोसाइटियां खड़ी कर दी है, इतना पैसा उसने लगा दिया, तो क्या डिफेंस चला सकता क्या वो, तो या फिर और बड़े बड़े लोग डिफेंस नहीं चला सकते। 20 पे आ जाए, information about job vacancies on a government website is led to a short term unemployment, short term unemployment। बात को जरा बहुत
व्हाट इज द टर्म फॉर दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? बेटा कुछ 4-5 तरीके के आप लोग पढ़ते हैं, साइक्लिकल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रक्चरल होती है, टेक्नोलॉजिकल होती है, ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी भी होती। इनमें से शॉर्ट टर्म सिर्फ कौन सी वाली होती है? फ्रिक्शनल। क्यों? क्योंकि हम लोग जॉब के बीच में स्विच कर रहे होते हैं, एक जॉब से दूसरी जगह जा रहे हैं, और दूसरा लोगों को सही तरीके से नॉलेज नहीं होती, पता ही नहीं कि भाई किस जगह में वैकेंसी खुली है कि नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट ने ऐड डाल दिया अपनी वेबसाइट पे, लोगों को नॉलेज दे कि भाई यहाँ पर हमारी वैकेंसियां खुली है, तो लोगों के पास नॉलेज आ रही है, तो वो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रही है कम। अब देखिएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल रिसेशन वाली, बहुत खतरनाक। स्ट्रक्चरल वो होती है जब पूरी पूरी लाइन ऑफ इंडस्ट्री बंद हो जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कब होती है, टेक्नोलॉजिकल कब होती है, जब मशीनरी लेबर को रिप्लेस कर देती है। ये तीन बहुत बड़ी तरह की होती है लॉन्ग टर्म। 21 during the table shows figures for the real GDP of the country. A quarter is 3 months during which quarters was the country experiencing recession. इसके अंदर 100 है, यानी कि 100 है, बराबर है। तो आपको पता होगा कि 100 होता है क्या बोलते हैं, टर्म होती है, एक अमाउंट होती है जिसकी वजह से मेजर बढ़ रहा है कम हो रहा है। यहाँ पे 100 है, इक्वल है, सही। यहाँ पे बढ़ा 99 98, यानी कि 100 से कम हो गया। कभी भी कोई चीज 100 से कम हो गया यानी कि उसकी फटना शुरू हो गई है। तो कहाँ पे हो रहा है? 21 के अंदर। तो उसने बोला कि सबसे ज्यादा रिसेशन हम लोग कहाँ पे आ रहा है? 21 के अंदर हमारे पास की पे आ रहा है। What would not be required in the construction of an index of consumer price? बेटा आपके पास बेस ईयर होता है, आपके पास देखो यहाँ सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर आपको करना पड़ता है। फिर क्या उसने पूछा है? नॉट रिक्वायर्ड। सही है। आपके पास जो होती है रेंज ऑफ आइटम्स होती हैं, तो आप लोग वेट देते हो। उसने आपसे बोला भाई कि भाई क्या चीज नहीं है। सही है, ठीक को छोड़ो। वेट आप लोग देते हो हर आइटम को, प्रोपोर्शन आप निकालते हो भाई किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बचा क्या? एवरेज वेज लेवल का आरपीआई से क्या लेना चाहिए के फॉर्मूला के अंदर। The table gives information about the economic indicators in 4 countries. WXYZ अपने पास है। What may be concluded from this information? तो आपको देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखो, कंट्रीज विद हायर इन्फ्लेशन हैव हायर इंटरेस्ट। अब ये सबसे हायर इन्फ्लेशन कहाँ पर है? ये बोलता है कि जहाँ पे हायर इन्फ्लेशन है वहां पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, वहां पर इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज्यादा। सही है, ज्यादा है सबसे। आंसर ए ठीक है, बिल्कुल ठीक। डी पे आ जाए। कंट्रीज विद हायर इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये वाली की बात कर रहा है, हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। इसका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? 12.3। अनएम्प्लॉयमेंट 12.3 कम नहीं है, सबसे कम इसका है। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जबकि मुझे क्या बोलता है? इसी का ही है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। कंट्रीज विद द लोएस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि कंट्रीज विद द लोएस्ट इन्फ्लेशन एट द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, गलत बात। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इसकी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छा आगे आ जाए। डी, कंट्रीज विद लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एट द लोएस्ट इन्फ्लेशन, गलत बात। सबसे कम इन्फ्लेशन यहाँ पर है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास गलत है। तो आंसर बचाइए आपके पास ए। क्या बोला ए के अंदर? हाईएस्ट इन्फ्लेशन वाली जो कंट्रीज है, इंटरेस्ट रेट भी हाईएस्ट। सही। 23, due to war some people are living in absolute poverty. What is the main indicator of absolute poverty? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की बेसिक नेसेसिटीज है ना, वो पूरी नहीं हुई। जैसे कि खाना पीना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सारी सारी चीजें आपके पास होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की आपके पास बेसिक नेसेसिटीज। इंडिकेटर पूछा हुआ है भाई। सबसे पहला क्या बोला हुआ? डिपेंडेंस ऑन एड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा ना आपको, क्या परेशानी है? भाई एड ही मिले भले कहीं से, मिल तो जाएगा। तो ए भी नहीं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट टू एस्केप अब्रॉड। भाई आप यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते कि अपने मुल्क के अंदर। मकसद है कि आपको जिंदा रहने के लिए करना पड़ रहा है, कुछ है ही नहीं आपको जिंदा रहने। लिविंग इन टेंट्स एंड टेम्पररी कैंप्स। भाई सर पे फिर भी छत तो है ना, सुकून से सो तो सकते हो। रिसीविंग इनसफिशिएंट फूड फॉर बेसिक न्यूट्रिशन। भाई आपको खाना ही नहीं मिल रहा है, आपको बेसिक न्यूट्रिशन अफ्रीका के अंदर अपने पास पता है। सही। 25,
Which country would be classified as the most developed based on the data in the table? अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है भाई, आप लोगों को निकालना है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, जीडीपी पर कैपिटा निकालना है आपको, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो आपके पास आपका जो है वो मोस्ट डेवलप्ड आ जाएगा, सही है। अच्छा, पहले वाले में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 200 आ रहा है। दूसरे वाले में कितना आ रहा है, 350 आ रहा है। तीसरे वाले में आपके पास 300 आ रहा होगा। चौथे के अंदर आपके पास आ रहा है 150, सबसे ज्यादा इसके अंदर आ रहा है, तो आंसर आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। Which changes usually result when a country develops and is able to provide free healthcare and good living conditions? भाई बोलता है कंट्री डेवलप हो रही है, हेल्थ केयर अच्छा मिल रहा है और लिविंग कंडीशन अच्छी है, तो भाई सबसे बेस्ट चीज अपने पास क्या होगी। अच्छा, आपने इसको तोड़ना कैसे, देखिए अगर ये सब चीजें अच्छी मिल रही है तो डेथ रेट तो क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा, सही है, डेथ रेट अपना गिर रहा होगा। ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो ए या सी में से कोई एक होगा। अच्छा, अब जब कंट्री डेवलप हो रही है उनके पास क्या बोलते हैं, एजुकेशन आएगी, स्किल्स आएंगी, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी, बढ़ रही है इन दो के अंदर, सही है। अच्छा, अब ये दो जो है ये अपने पास मैच हो गए हैं, तो आंसर क्या होगा, ए और डी में से कोई नहीं, सबके ए होगा। और जब लोगों के पास फैमिली प्लानिंग होगी, लोगों को पता होगा कि यार किस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर चलना है, किस तरीके से खर्चे संभालना है, तो बर्थ रेट भी क्या होगा, फॉल होगा, वो अपने हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। तो अपने पास आंसर ए होगा। 27, which protectionist measure would be most suitable for a government to use to support the growth in export in an industry? होता है कि भाई अपने सप्लायर की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो यार सब्सिडी देगा ना, सब्सिडी देगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस लेवल कम होगी, प्राइस लेवल कम होगी तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा, अब ये बाकी तीन में क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि ये तीनों प्रोटेक्शनिज्म, कार्गो कोटा टैरिफ, अगर मैंने लगाया तो दूसरी कंट्री भी लगाएगी, रिटेलिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पंगे होंगे, धक्के फसाद होंगे, मसले हो जाएंगे। तो बेस्ट चीज क्या है कि भाई अपनी प्राइस कम कर दो। 28, there has been an appreciation of the value of a country's currency against other currencies. What effect will this have on price of imports of raw material and prices of export of manufactured goods? अच्छा भाई, एप्रिसिएशन हो रही है, आसान लफ्जों में बोलूं तो मेरी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, सही है, मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो यार जाहिर सी बात है बाहर वाला जो गुड है वो मुझे क्या मिलेगा, सस्ता लगेगा, और मेरा गुड पहले के मुकाबले में उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते, तो मेरा गुड तो महंगे दाम में मिलेगा ना, तो मेरे पास जो एक्सपोर्ट्स हैं एक्सपेंसिव हो जाएंगे, सही है भाई। अब आंसर देखिए कहाँ पर हो रहा है। 28 का अपने पास आ रहा है बी, ये रहा, रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। 29, व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन बाय अ कंट्री? अच्छा, स्पेशलाइजेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कॉटन बनाता है, रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉटन बना रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, सही है। जबकि आटा वो इंडिया से मंगवाता है, चावल वो चाइना से मंगवाता है, ये सारी इस तरह के हिसाब किताब चलते हैं। अच्छा, अगर कल को मेरा इंडिया या चाइना के साथ ठंडा हो जाए तो मेरा चावल और आटा रुक देगी, मेरे पास तो कुछ होगा नहीं, तो भूखा मर जाऊंगा, कॉटन भी नहीं खा सकता ना ये। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं चाइना और इंडिया के ऊपर क्या हो जाऊंगा, रिलायंट हो जाऊंगा, कि भाई ये जो मुझे आटा या चावल भेजेंगे तब जाके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, मुझे कुछ भेजेंगे, कल को फटा हो गया तो वो तो सारा माल रोक देंगे, यहीं पे आए। इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। यार जब स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलाइजेशन आप करते ही ट्रेड के लिए तो करते हो ना, अब वो कम करने का क्या फायदा, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन एक्सेस टू अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर्स, नहीं, कोई भी नहीं, कि भाई हर कंट्री से डिसाइडेड है ना कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, तो इंडिया के ऊपर चल रहा हूँ तो कहाँ से लोगों को वैरायटी अपने मुल्क के अंदर, कल को कोई माल शिपमेंट में फंस गया तो मेरे कंज्यूमर तक माल ही नहीं पहुंचेगी। इट रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट फॉर होम प्रोड्यूस गुड, इररेलेवेंट है, कैसे भाई, इट रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट फॉर होम प्रोड्यूस गुड, घर पे जब
अब देखो ना, अगर मैं एक चीज बनाता ही नहीं, चावल में बनाता ही नहीं, मैं बाहर से इम्पोर्ट करवाता हूँ, करूँ आपको क्वालिटी वो तो नहीं होगी जो मुझे बाहर से मिल रही है। समझ रहे हैं बात को? और मैं कॉस्ट कटिंग भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे टेक्निक से नहीं मालूम, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना लास्ट पे आज। अच्छा जी, द टेबल shows components for Japan's current account balance in trillion yen for 2011 and 2012, which balance improved between 2011 and 2012। अच्छा, नेगेटिव पहले 1.61 नेगेटिव था, 5.23 नेगेटिव आ गया, तो यानी कि ये तो नहीं होगा, बैलेंस तो गुड होगा, ये क्या ना। और अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले 14% था, अब 13% हो गया, यानी कि पहले के मुकाबले में कम ग्रोथ आई है, तो ये भी अपने पास बेस्ट वाला चीज नहीं होगा। यहाँ पर मैं -1.11 था, अब मैं -1.02, यानी कि मैं उसके करीब पहुंच रहा हूँ, पॉजिटिव के करीब पहुंच रहा हूँ। बेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बैलेंस ऑफ सेकेंडरी। सही है। अच्छा जी, तो ये पेपर अपना कंप्लीट हो गया जून 2020 का। अच्छा भाई, अगर आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो नवंबर और फिर जून 2019 इस तरीके से बैकवर्ड। हाफिज।